पीएचडी, जेआरएफ, नेट उनको कोई फ़र्क नहीं है, ना जानना है। तो आपका प्रतिभा आपके शब्द हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है जैसे जवाब दे रहे हैं। तो टॉपिक वही चुनें जिनमें कि आपका कमांड हो। और ज़रूरी नहीं कि प्रश्न बिल्कुल व्यावहारिक पूछते हैं। अगर आप रटकर किसी तरह की बात करेंगे तो वो समझ जाएँगे और बहुत सहज इंटरव्यू लिया जाता है। डरने इंटरव्यू में आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़े हैं, आपका नाम क्या है, कुछ वहाँ डिटेल्स ना उनको जानने में रुचि है। अगर आप बताएँगे तो आपको डाँट दिया जाएगा कि भाई हमने आपसे पूछा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि हमने बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो हम पीएचडी का बड़ा थीसिस का टॉपिक लेके चले गए, लेकिन वहाँ पर एकदम मनाही है कि आपको कुछ शो ऑफ नहीं करना है। और जब आप पढ़ाते हैं तो वीडियो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी होता है कि 5 मिनट आपको जो है समय अ, दिया जाता है। आप बोर्ड पर अपने मन से पसंदीदा टॉपिक चुनें और उसको पढ़ाएँ। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम आपको चेयर पर फिर बुलाएँगे और जो आपने पढ़ाया है उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उससे ही क्वेश्चन आएगा। कि 4 प्रोफ़ेसर थे, उनमें से 1 उनको लीड कर रहे थे, 1 फीमेल थी और अलग-अलग यूनिवर्सिटी के वो प्रोफ़ेसर थे। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर। बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बहाली में किस तरह से इंटरव्यू चल रहा है, आज मैंने पहले दिन इंटरव्यू दिया। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। सबसे पहले तो आप जैसे ही जाते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है जो मांझी कॉम्प्लेक्स जहाँ आपको बुलाया गया है, उस हॉल में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है और एक-एक डॉक्यूमेंट को काफ़ी बारीकी से जाँचा जाता है, परखा जाता है, आपके अंकों को, नंबर को, थोड़ा-सा भी मिसमैच हो तो आपको बाहर कर दिया जाता है। आप अगर बिहार के निवासी हैं और आरक्षण का दावा किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को जाँचते हैं कि जैसे एनसीएल, ईडब्ल्यूएस है तो करंट वाला है या नहीं है, डोमिसाइल सही है नहीं, सर्टिफ़िकेट में सब कुछ स्थिति ठीक है कि नहीं, मार्कशीट में नंबर जितना दिया है वो बन रहा है कि नहीं। कई टीम बैठी रहती है जो कि कैलकुलेटर में आपका सब कुछ जाँचते हैं। जाँचने के बाद दूसरे नंबर पर आपको वेरीफ़ाई करके दे दिया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड की तरफ आपको जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आपका जो कॉल लेटर है वो वेरीफ़ाइड होता है और आप इंटरव्यू देने के लिए प्रवेश करते हैं अंदर, उससे पहले क्या होता है कि आपको एक कोड दिया जाता है कागज़ में। ना उसमें नाम रहेगा, ना कुछ रहेगा, वो कोड ऐसा रहेगा जो इंटरव्यू बोर्ड में जाकर आपको लिखना है, कहाँ पर? तो बोर्ड में और आपको टॉपिक पढ़ाना होता है। तो मैं भी जैसे गया, तो ना उन्होंने मेरा नाम पूछा, ना जो नया कोड था उसमें था, क्योंकि जो एडमिट कार्ड था, जो आपका कॉल लेटर है, वो आपको एक सेक्शन पे रख लेते हैं। 12 बोर्ड है कुल मिलाकर हिंदी में, इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट में भी काफ़ी बोर्ड है। तो 12 बोर्ड में आपका किसमें आएगा, ये 5 मिनट या 3 मिनट पहले आपको पता चलेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि काफ़ी पारदर्शी सिस्टम है, कोई पैरवी धांधली इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती है। जैसे आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, पीएचडी है, नेट है, कुछ नहीं। सीधे आपको टॉपिक बोर्ड पे लिखना है, कोड लिख के और आपको पढ़ाना है। और मैं जब गया तो उन्होंने यही कहा कि आप ऐसा कीजिए, मैंने सबको प्रणाम किया जाकर, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 मिनट आपको जो है समय अ, दिया जाता है, आप बोर्ड पर अपने मन से पसंदीदा टॉपिक चुनें और उसको पढ़ाएँ। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम आपको चेयर पर फिर बुलाएँगे और जो आपने पढ़ाया है उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उससे ही क्वेश्चन आएगा। तो मैंने हिंदी कहानी का विकास या उसकी जो इतिहास है, उसको चुना और मैंने बताना शुरू किया कि हिंदी कहानी जो आज इस यहाँ तक पहुँचा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? चूँकि आपको पता है कि ये कथा साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद अपने आप में एक बेताज बादशाह हैं और कथा साहित्य यानी उपन्यास और कहानी उनके नाम से ही चलते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व प्रेमचंद और उत्तर प्रेमचंद युग जो है कहानी का इतिहास का एक फॉर्मेट है। तो मैंने बताना शुरू किया कि किस तरह से प्रेमचंद के पहले का जो साहित्य था, वो मनोरंजन, उपदेश, आदर्श के लटके झटकों से भरा हुआ था। उदाहरण के तौर पर एक टोकरी भर मिट्टी, रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय शुक्ल की कहानी, उसने कहा था गुलेरी की कहानी, सबके बारे में बताया शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में और समझाया। इससे पहले मैंने यथार्थवाद, आदर्शवाद को बताया, कथा और कहानी में भी अंतर बताया कि कथा क्या होता है। भारतीय परंपरा में जो कहानी है वो काफ़ी पहले से प्रचलन में आता है और कहानी एक नैसर्गिक विधा है नाटक की तरह। क्यों? कि हमारे दादा-दादी भी घर में जो है कोई न कोई कहानी सुनाते आते हैं। जबकि एक जो ऐतिहासिक विधा होता है जैसे उपन्यास किसी खास समय में चालू हुआ, शुरू हुआ, तो कहानी एक नैसर्गिक विधा है, प्राकृतिक विधा है, हमेशा से सदियों से चलते आया है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, फिर बताया कि प्रेमचंद ने कैसे जो है मनोरंजन वाले साहित्य को एक झटके में आम लोगों का साहित्य बना दिया, वंचितों को सामने रखा। साहित्य का उद्देश्य जो है सामाजिक हित का दिया। प्रेमचंद ने कैसे शुरुआती दौर में जब बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर आदि आदर्शवादी कहानियों का सफर शुरू करके जो है कफन के 1936 के दौर तक वो पहुँचे। ये चीज़ें मैंने उनको जब बताई कि भाषा के स्तर पर भी कि कैसे प्रेमचंद ने बदलाव किया, कि ऐसा भाषा चुना हिंदुस्तानी भाषा जिसको आम पाठक समझ सके, पढ़े-लिखे वर्ग के लोग भी समझ सकें। तो इतना मैंने पढ़ाया ही था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब आप चेयर पे आ जाइए। तो फिर मैं चेयर पर जाकर बैठ गया, तो
मुझसे वहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ कि 4 प्रोफ़ेसर थे, उनमें से 1 उनको लीड कर रहे थे, 1 फीमेल थी और अलग-अलग यूनिवर्सिटी के वो प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानी क्या लगती है, कौन है लग रही है? तो मैंने बताया कफ़न, तो उन्होंने पूछा कफ़न ही क्यों? तो फिर मैंने बताया, बगल वाले एक सर थे, उन्होंने कफ़न कहानी के पात्र के बारे में पूछा, मैंने बताया। उसके बाद एक मैम थी, पंच परमेश्वर कहानी के बारे में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की ये कहानी आपने पढ़ी है? तो मैंने कहा बिल्कुल, तो उनके बारे में कहा कि आप कुछ बताइए, तो मैंने फिर बताया। तो इसी तरह से इंटरव्यू चला और मैंने काफ़ी शांत, शालीन होकर जवाब दिया। एक प्रश्न जो है उन्होंने जो पैनल को अ, अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि कथा, कहानी और लंबी कहानी में क्या अंतर है? तो मैं लंबी कहानी नहीं जानता था या मुझे याद नहीं था, तो मैंने कहा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और मैम ने मुझे पंच परमेश्वर के पात्रों के बारे में पूछा, तो वो भी मुझे याद नहीं था, तो मैंने कहा कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़े हैं, आपका नाम क्या है, कुछ वहाँ डिटेल्स ना उनको जानने में रुचि है। अगर आप बताएँगे तो आपको डाँट दिया जाएगा कि भाई हमने आपसे पूछा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि हमने बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो हम पीएचडी का बड़ा थीसिस का टॉपिक लेके चले गए। लेकिन वहाँ पर एकदम मनाही है कि आपको कुछ शो ऑफ नहीं करना है और जब आप पढ़ाते हैं तो वीडियो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी होता है। यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। 6 नंबर तो उसी के मिलने हैं और फिर 6 नंबर जो है आपसे जब पूछा जाएगा तो वो बताना है। तो सीधा यानी कि वहाँ पर ये है कि आपको अपनी प्रतिभा का परिचय देना है, आप कितना जानते हैं और वहाँ गहराई से जुड़ा हुआ भी प्रश्न उस टॉपिक से वो कर सकते हैं। तो जो एलएनएमयू फिर बिहार की यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, थोड़ा-सा उनके लिए चुनौती है क्योंकि अ, उनमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल समझ और कॉन्फिडेंस का थोड़ा-सा कमी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सेमिनार, पब्लिक स्पीकर, ये सब वाला गुण ज़्यादा उनमें है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरव्यू को बहुत अच्छे से मिरर होकर देंगे और वो अच्छा कर सकते हैं। वैसे सभी अच्छा कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बता रहे थे कि हम नहीं पढ़ा पाए या डर गए, पसीना चलने लगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बता सकते हैं। पीएचडी, जेआरएफ, नेट उनको कोई फ़र्क नहीं है, ना जानना है। तो आपका प्रतिभा, आपके शब्द हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है जैसे जवाब दे रहे हैं। तो टॉपिक वही चुनें जिनमें कि आपका कमांड हो और ज़रूरी नहीं कि प्रश्न बिल्कुल व्यावहारिक पूछते हैं। अगर आप रटकर किसी तरह की बात करेंगे, तो वो समझ जाएँगे और बहुत सहज इंटरव्यू लिया जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, तो बहुत अच्छे से बता पाएँगे। क्लिक प्रोफेसर के इस चैनल के साथ मैं दर्शन सुधाकर, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के हायर एजुकेशन और नेट जेआरएफ से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे क्योंकि बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है, एक बड़ी बदलाव की सरकार तैयारी कर रही है। आज संभवतः विधानसभा में वो विधेयक भी पेश हो गया है कि 175 नंबर का लिखित परीक्षा और 25 नंबर का साक्षात्कार होगा। उसके बाद जो है मेरिट बनेगा। इस वीडियो में इतना ही।